बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सोशल मीडिया वाले साथियों का भी बहुत धन्यवाद करूंगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को भी बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सोशल कॉजेज़ के ऊपर पूरा सपोर्ट किया और जो जनता के हित में चीज़ें हैं उनको बड़े अच्छे से उसको उठाया। इसके साथ मैं आज सिंस हमारा वोटर अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का कैंपेन आज लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं या एस्पायर कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के या धर्मशाला के एसडीएम और जितने भी लोग इलेक्शन में, क्योंकि मैं खुद एक आईएएस ऑफिसर रहा हूं और साथ में 8 स्टेट्स में इलेक्शन ऑब्जर्वर भी रहा हूं, मुझे जानकारी है कि ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उन सभी को मैं एक सक्सेसफुल इलेक्शन की कामयाबी के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे से कोई भी प्रश्न आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कैंडिडेट के बारे में ना पूछें, क्योंकि हमें एक बिल्कुल इम्पार्शियल और एक इंडिपेंडेंट, जो मैं 200% पॉलिटिकल हूं लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी को साइड नहीं करूंगा, किसी की फेवर नहीं करेंगे और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इसलिए उसको हम मेंटेन करें। आज एक प्रश्न पूजा जी ने आते ही पूछा कि आज अकेले क्यों? अकेले इसलिए क्योंकि हर आदमी किसी ना किसी पार्टी के साथ अलाइंड होता है और मैं किसी से पूछता नहीं कि किसकी एफिलिएशन क्या है, इसलिए ये फैसला किया कि आज हम अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन मैं विजय जकारिया भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने साथ में ज्वाइन किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे को इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी है और विजिबल भी होनी चाहिए और वो सामने नज़र भी आनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि आज इसकी ज़रूरत क्यों है, हमारा जो वोटर अवेयरनेस और एम्पावरमेंट की क्या ज़रूरत है। आज हमको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारा अगले 5 साल का फ्यूचर का जो इबारत है वो अब लिखी जा रही है। अगले 5 साल हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उस पर निर्भर करता है कि आज हमारे जागरूक नागरिक कितने हैं और कितना इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं। इसके साथ ही आज मैं एक चीज़ हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, ये जो हमारा वोटर अवेयरनेस कैंपेन है, मैं आपके साथ इसका आउटलाइन शेयर करूंगा आज, बाकी फिर सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में हम उसको रिलीज़ करते रहेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो मैं अक्सर देखता आया हूं कि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, लेकिन हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि पॉलिटिक्स है क्या। पॉलिटिक्स ये है कि हमारा स्टेट में, जैसे हिमाचल की बात करें तो 70 लाख से ऊपर हमारी पॉपुलेशन है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि 70 लाख के 70 लाख लोग जाके विधानसभा में बैठ जाएं या हमारे ऑफिसेज में बैठ जाएं या अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दें। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे और आपके बिहाफ के ऊपर जाके गवर्नमेंट से हमारा काम करवाएगा और हमारा यहाँ पे विकास को सुनिश्चित करेगा। इसलिए हमें ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम एपॉलिटिकल हैं या हम गैर राजनीतिक हैं। हम जब वोट डालते हैं, हम उसका चुनाव करते हैं, तो हम पूरा का पूरा राजनीतिक हैं। रादर हमको 200% राजनीतिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना जो फ्यूचर है या हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उस पर डिपेंड करेगी कि हमारा चॉइस कैसी थी। उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट सभी हमारे नागरिकों से है कि वो 100% वोटिंग करें, 100% जाके वहाँ पे वोट करें और अपनी डेमोक्रेसी उसको स्ट्रेंथन करें। अब इसमें हमारे पास मैं आज बात करना चाहूँगा, जो हमारा कैंपेन है उसको हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपने सुना होगा 1962 से लेके आज तक बहुत एफर्ट किया गया चुनावों में सुधार करने के लिए, जिसको हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बोलते हैं। बहुत सारी कमेटीज़ बनी, बहुत सारी कमेटी का रिकमेंडेशन भी आई, लेकिन उसमें रिफॉर्म में कोई असर क्यों नहीं दिखा। उसका कारण ये था कि हमारा जो पार्टीज़ हैं या हमारी जो गवर्नमेंट बनाती हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। अगर कोई भी रिफॉर्म किया जाता है तो वो बेनिफिशरी हैं, उनको उसका नुकसान होता है, इसलिए वो रिफॉर्म हो नहीं पा रहे। इसलिए हम देख रहे हैं कि हर दिन के पास होते हुए
हमारा पैसा जो है वो इलेक्शन में बढ़ता जा रहा है। आप देखें जो पिछले इलेक्शन में खर्चा हुआ या पिछले इलेक्शन में खर्चा होता था, आज के इलेक्शन में उससे ज़्यादा खर्चा होगा, और अगर अगले इलेक्शन में जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा खर्चा होगा, और उससे हमारा जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है या क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी है या क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो साथ में कम होती जाएगी। और ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे होगा। ये कैंपेन जो है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्शन के बीच में है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम जब बोलेंगे तो किसी एक पार्टी को या दूसरी पार्टी को इफेक्ट करेगी, इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन ये कैंपेन जो है अगले 5 साल 10 साल तक चलता रहेगा, ताकि हम लोगों को पूरा जागरूक कर दें और वो वोट जो है डिसीजन जो बिल्कुल डिसाइड करें बिल्कुल इंटेलिजेंट तरीके से। अब उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं कि आज का जो इलेक्शन चल रहा है इसमें 2 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक टीम है हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे कैंडिडेट, और दूसरी तरफ है नागरिक जो मैं और आप हैं। एक टीम बोल रही है कि आप मेरे को चुनो, और दूसरी टीम ने उसको चुनना है। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से हम लोग सुन रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उसमें तैयारी करने के लिए कैंडिडेट का चुनाव किया जा रहा है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई जाति की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई एरिया की बात कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट की और क्वालिटी ऑफ लाइफ की कोई बात नहीं कर रहा है। ये हमारे दूसरी टीम जो नागरिक हैं, मैं और आप, ये उनकी कमी है, क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि हमको चाहिए क्या। अब हमारे को ये बताने की ज़रूरत है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमें उस रिक्वायरमेंट को, उस चीज़ को कौन आदमी पूरा कर सकता है। तो हमारे को ज़रूरत है कि हम अपनी तैयारी करें, और ये कैंपेन जो है ये हमारे नागरिकों को तैयारी करने के लिए, चयन करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए मदद करेगा। लेकिन किसी भी आदमी का, किसी भी पार्टी का, किसी भी कैंडिडेट का हम फेवर ना तो करेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। इसके साथ हमारे पास आ गया कि हमारे पास एंटी इनकम्बेंसी, जनरली हम ये बोलते हैं जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो उस टाइम के, मैंने आपको जैसे कहा कि चुनाव कर रहे हैं लोग, कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम हर 5 साल के बाद हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि एंटी इनकम्बेंसी है क्या। इसका मतलब ये है कि 5 साल में किसी को हमने चुना, 5 साल के बाद उसका मूल्यांकन जब हुआ तो उसका हमने सही नहीं पाया और हमने बदल दिया। और ये हर इलेक्शन के साथ हम लोग ये देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हमारी हर 5 साल के बाद हम देखते हैं। अब हमारे को सोचना ज़रूरी ये है कि भाई हमारा आज अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो उसका मतलब ये था कि 5 साल पहले हमारा चुनाव ठीक नहीं था, हमने जो सिलेक्शन किया था कैंडिडेट का वो ठीक नहीं किया था। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें, और अच्छे तरीके से देखें कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट को पूरा कौन कर सकता है। उसके बाद हम आएंगे कि हमको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कैंडिडेट क्या है और किस किस्म के कैंडिडेट होते हैं। इसमें हमारे पास हम ये एक्सप्लेन करेंगे कैंपेन में कि कैंडिडेट जो है, एक कैंडिडेट वो है जो ऑलरेडी यहाँ पे पावर में था या जो काम कर रहा था, दूसरा कैंडिडेट वो है जो अपोजिशन में था, तीसरे किस्म के कैंडिडेट वो हैं जो इंडिपेंडेंट किस्म के हैं। नागरिकों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इन तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट को हमने कैसे इवेल्युएट करना है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर जो आदमी पहले था उसके काम से इवेल्युएशन करना है। दूसरा कैंडिडेट जो अपोजिशन में था उसने 5 साल वो अपोजिशन का कितना रोल किया उसमें उसको हमने इवेल्युएट करना है। और जो इंडिपेंडेंट है उसको हमने इवेल्युएट करना कि उसका सामाजिक जीवन में या उसका पब्लिक लाइफ में उसका कंडक्ट कैसा था, वो आदमी काम कैसे कर रहा था और उसका काम करने का तरीका क्या था। अब इस टाइम के ऊपर हमें अपनी चॉइस में बहुत टफ होने की ज़रूरत है, किसी का कोई लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरे और हमारी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ का सवाल है। अगले 5 साल के लिए अगर हमने गलत चॉइस कर ली तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसकी चॉइस को ठीक करें। मैं आपसे शेयर ये भी करना चाहूँगा, एक इलेक्शन के दौरान शायद बिहार में
वहाँ पे ऐसा भी मेरे नॉलेज में आया कि कुछ कैंडिडेट जब इलेक्शन में अभी नामांकन पत्र भरे जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नामांकन पत्र भर देते हैं लेकिन बाद में बैठ जाते हैं। तो हमने वहाँ पे आरओ और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा सर ये लोग खड़े ही इसलिए हुए थे कि बाद में ले दे के कुछ बैठ जाएंगे। तो हमको उनका चुनाव भी करना जरूरी है, उनको भी देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मौके का फायदा उठाने के लिए अपना नामांकन पत्र भर रहे हैं। तो ये जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी हमारे को ये देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हम ये देखें कि हमारा जो हम चुनाव कर रहे हैं, आज जो इलेक्शन चल रहा है वो इलेक्शन है किस चीज़ का। आज हम किसी आदमी की सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सिलेक्शन है। हम कोई राजा महाराजा नहीं चुन रहे हैं, हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं जो हमारा काम को आगे करवाएंगे। उसमें उसका काम क्या है, क्या वो आदमी उस काम को करवाने के लायक है। तो ये हम इसमें पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस जो आगे मैं रिलीज करूंगा उसमें हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। आउटलाइन ये है कि हमारा जो नुमाइंदा है उसका काम ये है कि वो हमारा धर्मशाला की कंस्टिट्यूएंसी, उसमें रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है, उसकी प्लानिंग कर सके, उसके डेवलपमेंट प्लान्स को तैयार कर सके, उसमें उतना नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद उसका काम है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। आपने कई बार सुना होगा कि फलाना काम करना चाह रहे हैं लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करने दे रहा, तो उसका काम है कि वो डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करवाए, तो क्या वो उस काबिल है या नहीं है। इसके बाद हमने देखना है कि हमारा जो स्कीम्स हैं उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो रहा या नहीं हो रहा। उसमें से आपको उदाहरण, जैसे अभी हमारे पास स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में जो पहले थे उन्होंने कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, और जो बाहर थे जो अभी आ रहे हैं उनका कितना रोल है। तो उन्होंने क्या एफर्ट किया, क्योंकि ये 5 साल में फेल हुआ। अब ये फेल होने में जितने भी आज हमारे पास लोग आएंगे उनको हमारे को मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि उनको फेल होने में किन किन का रोल उसमें रहा। इसके साथ हमारे पास, जैसे मैंने आपको बीच में एक उदाहरण भी दिया था, वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, उसके पास 700-800 करोड़ रुपया बचा हुआ है, उनके पास अनस्पेंड पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। 70 से 80% लोग रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो उसमें हमको ये देखने की ज़रूरत है कि वो हमने उनको आगे कैसे सहूलत देनी है और कौन आदमी इसको कर पाएगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स को कर सके, ये हमको मूल्यांकन करना है कि कौन आदमी इन चीज़ों के लिए सूटेबल है। उसके बाद हमारे पास मोटे तौर के ऊपर अगर हम देखें, जो हमारा सुझाव ये रहेगा कि किसी भी कैंडिडेट को चुनने के लिए ये हमको 3 क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे को देखनी है। सबसे पहले कि उसकी लाइफ में ऑनेस्टी हो उस आदमी को, और इसके लिए कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमारे आसपास देख के कि कौन आदमी ईमानदारी से काम करता है और कौन आदमी बेईमानी से काम करता है। दूसरा क्वालिटी, विकास का शौक़ हो, डेवलपमेंट का शौक़ हो, अपना सोशल वर्क का शौक़ हो। और ये शौक़ जो है ये ओवरनाइट पैदा नहीं होता कि रात को मेरे को जाग आई, नींद में सपना आया कि मेरे को कल सवेरे सोशल वर्क करना है। ये हमारे पार्ट लाइफ का एक हिस्सा है। अगर कोई आदमी को शौक़ है तो वो अपने बचपन से या अपनी पूरी लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो ये हमको उसको देखना है। तीसरा हमने देखना है उसमें टाइम हो। आदमी ईमानदार भी बहुत है, उसको शौक़ भी बहुत है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो ये काम जो है ये होल टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो आदमी चुना जाता है उसको एक IAS अधिकारी से ऊपर के पद मिलते हैं, उससे ऊपर की सैलरी मिलती है और उसके ऊपर की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं हो सकता कि अभी हम थोड़े दिन हम सवेरे उठ के काम कर लेंगे और उसके बाद अपना बिजनेस करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर होल टाइम बिजनेस कोई करने के लिए तैयार है, ये 3 मापदंड हैं जिसके ऊपर नागरिक जो है वो अपना फैसला कर सकता है। ये हमारा सुझाव है। इसके साथ हमारे पास अब हमने बात कर ली कि किस किस्म की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा नोटा की तरफ। बहुत सारे लोग मानते हैं कि नोटा एक गलत चीज़ है, नोटा नेगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बैलेट पेपर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका लास्ट कैंडिडेट होता है। अगर मान लो 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो 9वां नोटा होगा। इसको क्यों डाला गया, हमें इसकी सिग्निफिकेंस समझने की ज़रूरत है। अगर नागरिक किसी से भी सेटिस्फाई नहीं है
और नागरिक कन्विंस नहीं है, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वो अगर अपना फैसला नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपना गुस्सा या अपनी डिससेटिस्फेक्शन दिखाने का क्या तरीका है? नोटा एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये बोल देंगे कि भाई हमारे पास जो सिलेक्शन आप लोगों ने करके हमको दी थी वो हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि ये क्वालिटी हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका अगर हम देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मान लो किसी कंस्टिट्यूएंसी में हमने नोटा को ही जिता दिया या नोटा का बहुत ज़्यादा वोट आ गए, अब उससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये मैसेज जाएगा कि हमें क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट को चेंज करना, और उस नोटा की वजह से हम पूरे इलेक्टरल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव देख सकते हैं। तो ये हमारा आपको बताने का था। अब इसमें नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारा इस किस्म का काम हमारा हो सकता है। इसके साथ अब हमारे पास आ गया हमारा, जब हमारे पास आप इलेक्शन में हम जाएंगे तो मैनिफेस्टो हम की बात करते हैं। आप नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि वो मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ें। मैनिफेस्टो में कुछ लिखा भी है या सिर्फ आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसमें। दूसरा, अगर पंचायत का इलेक्शन है तो मैनिफेस्टो पंचायत का होना चाहिए। अगर आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या कमेटी का इलेक्शन है तो उसका मैनिफेस्टो होना चाहिए। अगर हमारा कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, तो कंस्टिट्यूएंसी का मैनिफेस्टो होना चाहिए। एक मैनिफेस्टो, वेग मैनिफेस्टो पूरे हिमाचल का हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, तो ये एक ग्राउंड फॉर रिजेक्शन भी पॉसिबल है। इसके लिए अगर हम इस किस्म का मैनिफेस्टो डिमांड करते हैं तो कैंडिडेट, पर्सपेक्टिव कैंडिडेट जो है, चाहे कोई भी पार्टी का है, इंडिपेंडेंट है, वो फोर्स होगा कि वो आदमी जाके कोई रिसर्च करे, गांव में जाके देखे, शहर में जाके देखे, मोहल्ले में जाके देखे, और ऐसा कैजुअली इस चीज़ को ना ले, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए हम लोग चुनाव करने जा रहे हैं। अब हम ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, इसके बाद मैं जाऊंगा कि हमारा जो नागरिक हैं वो कुछ इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस जो हैं उनकी तरफ ध्यान दें। डिटेल में वीडियोस इसमें आएंगे, लेकिन जैसे पैसे का यूज़ है, इसको हम मान के चलें कि अगर पैसा हमारे सिस्टम में, इलेक्ट्रल सिस्टम में बढ़ता रहा तो ना तो आपको किसी विकास की इच्छा करनी है और ना ही विकास मिल सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर मैं किसी से पैसा लेता हूं, मैंने आपसे पैसा ले लिया तो मैं सर्विस आपकी करूंगा। और दूसरा, कोई भी आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा फेंकता नहीं है कि उसके बदले में वो कुछ चाहेगा नहीं। आप देखते होंगे कि हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं उनका कंडक्ट क्या रहता है और पैसे की वजह से कैसे वो किन किन कामों में इन्वॉल्व होते हैं। अब जो आदमी पैसा खर्च करेगा और बाद में रिकवर करेगा, तो ये माल प्रैक्टिसेस जो हैं, इसके ऊपर आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कमेटीज इसमें बनी इसमें, लेकिन इसको लागू नहीं कर सके। उसका कारण ये था कि हर पार्टी बेनिफिशियरी है, और आज इलेक्शन में 25-25 हज़ार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जो कि एक, मैं धर्मशाला की इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे स्टेट की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे यूपी के इलेक्शन की भी बात कर रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये सभी जगह पे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हमारे को, जैसे अभी हमारे पास नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है, जैसे अभी आप देखें, अभी कोई दिवाली का गिफ्ट देगा, कोई मशीनें बांटेगा, कोई कंबल बांटेगा, कोई चादर बांटेगा। देखिए, इसमें एज ए नागरिक हम ये मान के चलें कि अगर मेरे को किसी ने मिठाई दी या मेरे को किसी ने कंबल दिया और मैंने ले लिया, तो वो आदमी सोच ले कि मैं बिक गया हूँ और मैं अभी, मेरे को पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने विकास करना है या नहीं करना। तो इन चीज़ों के ऊपर जितने भी माल प्रैक्टिसेस हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियोस करेंगे, लेकिन नागरिकों को इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। जब आप रोड शोज देखते हैं, रैलीज देखते हैं, तो आपको झंडे गिनने की ज़रूरत है। एक झंडे की कीमत तकरीबन 40-50 रुपये रहती है। झंडे का अंदाज़ा लगा लीजिए और उसका पैसा लगा लीजिए। उसके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर 100 रुपया या 200 रुपया पर हेड लगा लीजिए। अब आप देखें कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। आपको किसी को बोलना नहीं है, आपको किसी को शिकायत नहीं करनी है, आपको चुपके से अपने फैसले में उसको दर्ज करना है कि इसके बेस के ऊपर मैं अपना फैसला करूँगा या करूँगी। इसके बाद मैं अभी आपको, हमारा जो पत्रकार बंधु आज यहाँ पे है, आपको भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन बहुत इलेबोरेट प्रोसेस है। मैं इलेक्शन प्रोसेस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ताकि आपकी रिपोर्टिंग भी बहुत बढ़िया रहे
और आप हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट हमारा मशीनरी है या हमारा डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है इलेक्शन की, उसकी आप मदद करें। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा यहाँ पे एक 3 ऑब्जर्वर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे डिप्यूट करते हैं, जिनका काम है कि जितनी भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है और उसकी कोई वायलेशन नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे पूरा 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए, चंबा, कांगड़ा और ऊना के लिए राजस्थान से IPS ऑफिसर हैं मिसेस लता मनोज कुमार, जिनको यहाँ पे डिप्यूट किया। दोबारा फिर कंफर्म करने, कई बार चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन अभी IPS ऑफिसर हैं ये 2000 बैच की, ये राजस्थान से हैं। जो हमारी पुलिस ऑब्जर्वर है, पुलिस रिलेटेड काम बातें आप इनसे कर सकते हैं। वो आपसे बात नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि बनाई होती है ऑब्जर्वर को, लेकिन आप अपनी कंप्लेंट्स या आप अपनी जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो जरूर कन्वे करें। इसके साथ जनरल ऑब्जर्वर जो है ओवरऑल इंचार्ज रहेगा। ये 3 कंस्टिट्यूंसी के 4 कंस्टिट्यूंसी नगरोटा, कांगड़ा, धर्मशाला और शाहपुर, इनके एक हैं ये हमारे यूपी के ऑफिसर है ब्रजेश नारायण सिंह। इनका अभी आपको यहाँ पता है कि इनका जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास आप नॉमिनेशन के लास्ट डे से 1 दिन पहले पहुँचेंगे और उससे अगले दिन आप उनका नंबर जो है आपको न्यूज़पेपर में देना ज़रूरी है। और इनको 1 घंटा पब्लिक से मिलने के लिए या प्रेस वालों से मिलने के लिए 1 घंटा फिक्स करना है, जिसको आप पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर में। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके साथ हमारे पास हमारा जो इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पब्लिसाइज करें कि जितनी भी माल प्रैक्टिसेस हैं उसको चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सी विजिल ऐप है, जिसको कोई भी नागरिक बिना अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए कोई भी वीडियो, फोटो वो अपलोड कर सकते हैं और वो उसके ऊपर 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई करना कंपलसरी है। अब काम कैसे होता है, जैसे मैंने आप वीडियो यहाँ से अपलोड कर दिया तो जो नियरेस्ट फ्लाइंग स्क्वाड है उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी और 100 मिनट के अंदर अंदर उसमें कार्रवाई होगी। इसमें आप जितने लोगों के फ़ोन में आप सी विजिल ऐप डलवाएंगे उतना ही इलेक्शन हमारा स्ट्रांग होगा। इसके साथ हमारा नेशनल ग्रीवेंसेस सर्विसेज पोर्टल है, ये आप उसको हम पब्लिसाइज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग में भी आप कर सकते हैं ताकि नागरिकों को पता चले। एक्सपेंडिचर जो है, अब आप देखें कि हमारा जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं उनको मेरा ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कैश लेके ना चले, अदरवाइज उनको हरासमेंट हो सकती है। 10 लाख से ऊपर का कैश जैसे अगर कहीं पे पकड़ा गया तो उसके ऊपर फिर वो जब्त होगा और उसके बाद फिर बिना बात के कमेटी में जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहें, इलेक्शन पीरियड में कैश को लेके ना चलें। इसके साथ हमारे पास जो हमको जानना ज़रूरी है हर नागरिक को और स्पेशली हमारे प्रेस के बंधुओं को, हमारे यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड हैं जो 24/7 काम करते हैं। जैसा मैंने आपको जानकारी दी, वो हर जगह के ऊपर घूमते रहेंगे और वहाँ पे जहाँ से कंप्लेंट आएगी वहाँ पे 100 मिनट के अंदर अंदर उसकी कार्रवाई करके रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा गाड़ियाँ चेक करेंगे, व्हीकल चेक करेंगे और जो ताकि कोई पैसा या शराब जो है ट्रांसपोर्टेशन ना हो। इसके साथ हमारा वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं। वीडियो सर्वेलेंस टीम्स का मतलब ये है कि वो जो भी रोड शो होगा, जो भी रैली होगी उसको कवर करेंगे, उसका वीडियो बना के रखेंगे ताकि वहाँ पे इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है वो उसको देख सके। इसके साथ हमारे पास ये हमारा जो इसमें जो मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम सभी का ऐसा रोल है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। और आज का जो इसमें कैंपेन का आउटलाइन था, मैं आपसे इतना ही शेयर करूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहें और इसके अलावा भी आपको इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कभी आप ज़रूर समझें, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ इलेक्शन ऑब्जर्वर आर्ट स्टेट में होने के नाते। तो अगर कोई आपका अभी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।